पॉइंट्स और भी देखेंगे हम, जैसे जीसी बॉक्स। जीसी बॉक्स क्या होता है? इट इज़ अ रिपीटेड जी 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 सी जी जी सीक्वेंस, ठीक है। इस तरीके का ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है, फाउंड इन हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जो जीन्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है। दोहराया गया ट्रिपल जी सी डबल जी अनुक्रम जो हाउस कीपिंग जीन में पाया जाता है, इसे हम जीसी बॉक्स कहते हैं। इट बाइंड्स sp1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। sp1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो उससे जुड़ता है। ये जो ट्रिपल जी है और सी डबल जी है, ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स हैं, है ना। ग्वानिन और साइटोसाइन जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके के बॉक्स को हम कहते हैं जीसी बॉक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन हम देखें, एक और बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं कैट बॉक्स, है ना, CAAT बॉक्स। सो इट इज़ अ डेफिनेशन, इट इज़ अ कंसेंसस सीक्वेंस जिसमें डबल जी, डबल सी, डबल ए, TCT located around 75 region of प्रमोटर के 75 जो जीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का क्षेत्र होता है वहाँ पर ये उसके आसपास पाया जाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम ये होता है कि इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज़ कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखें कि कुछ एनहेंसर्स और साइलेंसर्स भी होते हैं। तो एनहेंसर्स और साइलेंसर्स क्या होते हैं? DNA एलिमेंट्स दैट इंक्रीज या इन्हेंस या डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये इन्हेंसर्स हैं। और अगर हम साइलेंसर की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं या कम करने का काम करते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा हिंदी में बात करें तो DNA तत्व जो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं उन्हें एनहेंसर कहा जाता है, और जो घटाते हैं उन्हें साइलेंसर कहा जाता है। दे एक्ट एज अ लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम जीन्स। ये जीन से काफ़ी दूरी पर कार्य करते हैं, ठीक है। वो बस इंड्यूस करने का काम करते हैं और चीज़ प्रमोट हो जाती है या साइलेंस हो जाती है, मतलब इन्हेंस हो जाती है या साइलेंस हो जाती है। तो ये भाई कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में भी देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, प्रोटीन्स दैट बाइंड DNA टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे फैक्टर्स या ऐसे प्रोटीन जो DNA से जुड़ जाते हैं और ये क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करते हैं मतलब नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन जो DNA से बंधकर ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अगर हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करें तो TF और TFA और TFB जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। इसमें स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स होते हैं जो कि इस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। देन हम बात करें RNA पॉलीमरेज सेकेंड के रेगुलेशन की, तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो है इसमें CTD टेल पाया जाता है। CTD टेल क्या है? दैट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन टू स्टार्ट एलोंगेशन। इसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है जिससे कि एलोंगेशन या लंबवन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड का CTD टेल फॉस्फोराइलेशन से गुजरता है जिससे एलोंगेशन शुरू होता है। अब आप फॉस्फोराइलेशन को ऐसे समझेंगे कि DNA की जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, और जब एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उनको जुड़ने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन बंधों की ज़रूरत होती है। तो पूरा प्रॉपर DNA बनने के लिए, पूरे प्रॉपर DNA से mRNA बनने के लिए भी हमें फॉस्फोराइलेशन की आवश्यकता होगी।
इसीलिए हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। देन हम देखें कि भाई एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं ना। एपिजेनेटिक रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ हेरिटेबल चेंजेस इन द जीन फंक्शन। जो जीन्स हैं उनके फंक्शन में जो हेरिटेबल चेंजेस होते हैं उन्हें हम एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं, विदाउट डीएनए सीक्वेंस चेंज। और इसमें डीएनए सीक्वेंस का चेंज नहीं होता है। अगर हम परिभाषा की हिंदी में बात करें तो डीएनए अनुक्रम बदले बिना जीन कार्य में वंशानुगत परिवर्तन। डीएनए के अनुक्रम में भाई कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे और जो जीन का कार्य है उसमें वंशानुगत परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है तो इट इंक्लूड्स डीएनए मिथाइलेशन। दो चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। फर्स्ट इज डीएनए मिथाइलेशन। एपिजेनेटिक रेगुलेशन से आप याद रखें कि इसमें डीएनए मिथाइलेशन होता है। साथ ही साथ जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है और इसके अंदर क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो डीएनए और हिस्टोन एक दूसरे से बाइंड करते हैं और जब भी रेगुलेशन होता है तो हिस्टोन प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वो बाइंडिंग पैटर्न्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है। देखिए अब आप आ गया है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑल्टर क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। एटीपी डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देते हैं, मतलब चेंजेस ले आते हैं उसमें। और ये चेंजेस लाने से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। देखिए हिंदी में लिखा है एटीपी निर्भर कॉम्प्लेक्स क्रोमैटिन संरचना को बदलते हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग के। ठीक है, देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ये शब्द भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस शब्द में क्या होता है, कंट्रोल आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूडिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, एडिटिंग एंड डिग्रेडेशन। जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद का नियंत्रण, जिसमें आरएनए स्प्लाइसिंग, संपादन और अपघटन शामिल है। इसके एग्जाम्पल है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जनरेट्स डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, देखिए अब ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो रेगुलेशन एट प्रोटीन सिंथेसिस और आफ्टर सिंथेसिस, जब भी प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है उसके बाद का जो विनियमन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। ठीक है, इसमें एमआरएनए की स्टेबिलिटी देखी जाती है, स्थिरता देखी जाती है, फॉस्फोराइलेशन देखा जाता है, यूबिक्विटिनेशन देखा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रभावित करता है या इनके ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। अभी हमारे इसमें प्रमोटर रीजन क्या होता है, वो बेसिक जो रीज़न है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी हम इसकी समरी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने अभी क्या क्या पॉइंट्स देखे। तो जीन एक्सप्रेशन या जो जीन अभिव्यक्ति होती है यूकैरियोट्स में, इट इज़ टाइटली रेगुलेटेड एट मल्टीपल लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पर ये रेगुलेट होती है। इंश्योरिंग सेलुलर स्पेसिफिसिटी, मतलब कोशिकीय विशिष्टता को ये क्या करती है, सुनिश्चित करती है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखी हैं कि भाई यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन से क्यों डिफरेंट है। तो इसमें भी आप रीड कर लीजिएगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस फिजिकली सेपरेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन, allowing for extensive post-transcriptional regulation that is not possible in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में क्या पॉसिबल नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोट में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लार्जर जीनोम्स, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी जो जीनोम होती है वो लार्ज होती है।
दैट नीड फॉर टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन क्योंकि भाई अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं यूकेरियोट्स में। प्रोकैरियोट में तो क्या है, वैसा कि वैसा सेल कॉपी हो जा रहा है, ठीक है। एंड द एब्सेंस ऑफ ओपेरॉन विच आर मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में क्या है भाई, ओपेरॉन्स नहीं है, तो उनको नहीं पता कि कब किस चीज़ को रेगुलेट करना है, कब किस चीज़ को कैसे नियंत्रित करना है, लेकिन यूकेरियोट्स में वो नियंत्रण होता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, है ना। आप इनके बारे में और रीड करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ गुड डे।